हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं एक दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो कि आज का टॉपिक है हमारा सेल विभव, या इसको हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम कह देते हैं, या इसको हम सिंपली इंग्लिश में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये हम इसके नाम कह देते हैं। और सिंपली इसको सेल विभव कहते हैं। सेल विभव से हम इसको जानते हैं ये क्या चीज है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज के लिए ये कोई सेल है, हमें गैल्वेनिक सेल की हम बात करते हैं। बार बार गैल्वेनिक सेल इसलिए देते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो हमारा चित परिचित सेल हो गया, बार बार हम इसी को उदाहरण लेंगे। परिचित सेल है गैल्वेनिक सेल। तो इसमें हमने क्या किया, ये एक सिंपल हमने गैल्वेनिक सेल लिया और इस गैल्वेनिक सेल में हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि इस इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबा रखा है, इस इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबा रखा है। इधर क्या था, दैट इज जिंक रॉड, और ये क्या था आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इधर क्या था, कॉपर रॉड, और ये थे आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था आपका ये। अब हमें देखेंगे इसको इसके विलयन में डुबाया, तो क्योंकि यहाँ पर जो है जो जिंक रॉड है, इसके ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति है, ये डिपेंड करेगा कि कौन इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित होगा अथवा ऋणावेशित होगा। ये डिपेंड करेगा उसकी प्रवृत्ति पर। यदि धातु के ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति है, तो वह इलेक्ट्रॉन को खोएगा और उसका रिजल्ट होगा जो रॉड है वो ऋणावेशित हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि ये जिंक की टेंडेंसी क्या है, जिंक क्या करेगा, जिंक सॉलिड टूट जाएगा आपका Zn2 प्लस एक्वा, ये Zn आयन यहाँ चले गए विलयन में, और इस n इलेक्ट्रॉनों को दो इलेक्ट्रॉनों को खो देगा। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो गया, ये रॉड ऋणावेशित होगी। और विलयन से क्या आ जाएंगे, ये धनावेश जो है इसके चार हो जाएंगे। एक विभव उत्पन्न हो गया, माने विभव उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन किसके कारण है, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पर जो कॉपर जो आयन है, कॉपर आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो रॉड क्या कर लेगी, धनावेश को गेट कर लेगी, और विलयन से जो है ऋणावेश इसको संतुलित करने के लिए आ जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है। अपचयन विभव है, अपचयन विभव कहेंगे हम इसको, क्योंकि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब ई सेल क्या है, या सेल विभव क्या चीज है, किसी सेल का सेल विभव क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों का, जो दो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो इलेक्ट्रोड विभव है उनका सम है। माने जो हम कहेंगे ई सेल माने सेल विभव बराबर हो जाएगा, आपका जो सेल विभव होगा वो दोनों अर्ध सेल हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल सेल विभव बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड, माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया आपका। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन क्या है, और इसके हम इसको कहेंगे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, माने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है, लेकिन ऑक्सीकरण विभव कहेंगे हम इसको, प्लस हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसके इधर अपचयन हो रहा था, तो अपचयन के कारण क्या हो रहा है, वो विभव अपचयन विभव कहलाएगा। इधर ऑक्सीकरण हो रहा था, इसके लिए इसको इलेक्ट्रोड विभव होता है, लेकिन ऑक्सीकरण के कारण है। इधर अपचयन हो रहा था, वो किसके कारण है, अपचयन के कारण है। इसलिए दोनों अर्ध सेलों में क्या हो गया, दो प्रकार का जो इलेक्ट्रोड विभव ईओपी का मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो गया। इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब लेकिन आईपीएससी की एक मान्यता है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को या ऑक्सीकरण विभव को हम आईपीएससी के अनुसार नहीं, माने उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। माने मान्यता के अनुसार रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो कहने का मतलब मैं लिखूंगा ई सेल विभव को ई सेल लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ईओपी प्लस ईआरपी, तो हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हमको ईओपी को भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है।
तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले बताया था कि जो EOP होगा, EOP बराबर हो जाएगा, E तो रहेगा ही, ERP के बराबर हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे यहाँ पर EOP बराबर माइनस ERP हो गया। अब इसमें, इस समीकरण में, सबको के समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम EOP का मान रख देते हैं। तो क्या गेट करेंगे, EOP की जगह पे मैं क्या लिखूँ, माइनस ERP लिखूंगा। मैं ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया, इलेक्ट्रोड मानक अपचयन जो वो लिख दिया मैंने इसको। तो मैं क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल, इस समीकरण में इसका मान रख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू, समीकरण 1 में EOP की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस ERP और प्लस ERP, ये हो गया। तो हम माइनस को पीछे कर देंगे, प्लस को आगे ले लेंगे। तो क्या गेट करेंगे हम गेट करेंगे ई सेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ERP माइनस ERP। इस प्रकार से हमने गेट कर लिया। कहने का मतलब हमने क्या गेट कर दिया, तो ई सेल है, सेल विभव है, वह क्या है, ERP रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ERP। लेकिन अब हमको ही ध्यान पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन पोटेंशियल था ये किस पर हो रहा था, एनोड पर हो रहा था, ये एनोड पर हो रहा था। और जो ये रिडक्शन पोटेंशियल किस पर हो रहा था, ये किस पर हो रहा था, कैथोड पर हो रहा था। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो ये RP है, कहने का मतलब है ये वाला आर्क है, ये वाला जो है, ये हमने EOP को क्या लिखा, EOP की जगह हमने क्या लिखा, माइनस, हमने EOP की जगह पे लिखा माइनस ERP। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ई सेल है वह क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है ये भी, लेकिन किधर का है, राइट साइड का, राइट साइड वाला पहले लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा आपका ER माइनस EL। दोनों जो रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, दोनों ये रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है, ERP माइनस ERP, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं, लेकिन ये किधर किधर का है, ये राइट साइड का है। राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल को यदि हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा सेल विभव निकल जाएगा। और इस कंडीशन में जब दूसरी सब परिभाषा हम लिख सकते हैं कि क्या है, सेल विभव या सेल का विद्युत भाग बल क्या होता है, कि सेल का विद्युत भाग बल जो है, जो अर्ध इलेक्ट्रोड हैं, उन अर्ध इलेक्ट्रोडों के, या दोनों जो इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभवों का अंतर होता है, अपचयन विभवों का अंतर होता है, जबकि सेल में कोई धारा न बह रही हो। उस कंडीशन ये है कि सेल में कोई धारा नहीं बहनी चाहिए। तो ई सेल इज इक्वल टू ER माइनस ER का मतलब राइट हैंड साइड का जो अपचयन विभव है, और उसमें से EL का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अपचयन विभव को घटा देंगे, तो हम क्या गेट कर लेंगे, ई सेल गेट कर लेंगे। और यदि इसी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, E नॉट सेल, माने स्टैंडर्ड कंडीशन में, मानक कंडीशन में भी, मानक कुछ नहीं किया हमने, मानक कंडीशन ले ली, 298 केल्विन ताप ले लिया, और विलयनों का साधारण क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो वो मानक कंडीशन होगी। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट R माइनस E नॉट L। ये इस प्रकार हम इसको भी स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको हम ऐसा कह सकते हैं। अब जो है हम गैल्वेनिक सेल के लिए यदि हम इसको लिखना चाहें, तो गैल्वेनिक सेल, क्योंकि बार बार हम गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा, सपोज कि गैल्वेनिक सेल है, यदि गैल्वेनिक सेल का हम रिप्रेजेंटेशन करें, तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हमने आपको 12 बताया क्या था। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, दैट इज द जिंक सॉलिड इनटू Zn2 प्लस एक्वा साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एक्वा और फिर कॉपर सॉलिड, ये इसका रिप्रेजेंटेशन था गैल्वेनिक सेल का, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। और यदि हम इसको हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड पर कौन है, राइट हैंड साइड पर साल्ट ब्रिज के दाहिने तरफ कौन है, हमारा कॉपर है, कॉपर वाला है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू, इसके केस में हो जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कॉपर, कॉपर Cu2 किस में जा रहा है,
कॉपर में जा रहा है। तो Cu2 रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में जाएगा। तो ये इसलिए हो गया ई, या स्टैंडर्ड में ना लिखा, अभी स्टैंडर्ड छोड़ो, अभी ई आर का मतलब जो इसका पोटेंशियल है किसका, कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एल में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक आयनों में जा रहा है, जिंक जो है Zn2 प्लस में जा रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में लिखना है तो उल्टा हो जाएगा उस कंडीशन। हम वैसे इसको ऐसा लिख सकते हैं Zn2 प्लस लिखना चाहिए हमको, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि हम ऐसा लिखने ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, जिंक आयनों को मैंने जिंक का ही रिडक्शन में दिखाना है। तो कहने का मतलब Zn2 एंड जिंक, कहने का मतलब जिंक का भी हमने जिंक भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जिंक में जा रहा है, मतलब उल्टा लिख दिया हमने, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इधर वाला, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिख दिया तो माइनस हो गया, इसलिए ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, इसके लिए लिख दिया आपने ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2/Cu, माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, राइट हैंड साइड का माइनस लेफ्ट हैंड साइड का। और स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि हम लिखना चाहें, यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि हम लिख देते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू E0 Cu2/Cu माइनस E0 Zn2/Zn। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो गया, हमारा जो है सेल विभव हो गया, या EMF ऑफ द सेल हो गया किसका, गैल्वेनिक सेल का। अब इसकी वैल्यूज यदि दी है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी राइट हैंड साइड का, जो राइट हैंड साइड का रिडक्शन पोटेंशियल आप सेल को पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे, जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा वो एनोड होगा। सेल की पहचान ऐसे कर लेंगे। और यदि समीकरण के रूप में लिखी है तो समीकरण रूप में भी आप पहचान सकते हैं सेल को कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है। सपोज जैसा हमने लिख दिया है, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वा इज गोइंग टू चेंज Zn2 प्लस एक्वा प्लस Cu सॉलिड। अब यहाँ पे समीकरण लग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन इसमें एनोड है कौन कैथोड है, लेकिन आप ऐसे पता कर सकते हैं कि एनोड कौन होगा, कैथोड कौन है। कहने का ना, जिंक जो है जिंक आयनों में जा रहा है, इसका मतलब ये एनोड है, इसका मतलब ये बाईं तरफ है। हम कहने का हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Zn2, मतलब ये एनोड हो गया आपका। जिंक रॉड को हमने जिंक आयन में डुबा रखा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कॉपर जो आयन है वो कॉपर सॉलिड में जा रहे हैं। कहना इसका अपचयन हो रहा है तो ये दाएं तरफ होगा, जहां अपचयन होगा वो दाएं तरफ होगा। तो इसका मतलब ये एनोड है, और आपका Cu2 प्लस Cu ये आपका कैथोड है। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं। तो कैथोड कुल मिलाकर के कैथोड में से एनोड का अपचयन विभव घटाना है। और यदि एक अपचयन विभव है, एक ऑक्सीकरण विभव है, तो ऑक्सीकरण विभव को भी अपचयन विभव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज के लिए अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण विभव है, तो हम ऑक्सीकरण विभव को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपचयन विभव बराबर माइनस अपचयन विभव बराबर माइनस ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव की जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस कर देंगे तो अपचयन विभव के रूप में हमको आ जाएगा। मैंने अपचयन विभव के रूप में लिखा है, जिंक को जिंक इंटू Zn2 प्लस नहीं लिखा, मैंने लिखा Zn2 प्लस इंटू Zn, मैंने अपचयन के रूप में लिखा। यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है। तो इस प्रकार से हम जो है ये सेल इजीली, यदि कोई दो इलेक्ट्रोड हैं उनकी वैल्यूज दे रखी है, आपको पूछता है ये सेल क्या होगा, तो राइट साइड के अपचयन विभव में से लेफ्ट साइड का अपचयन विभव घटा देंगे, ये सेल या ये EMF ऑफ द सेल हम गेन कर लेंगे। वेरी सिंपली, आई थिंक ये हो जाना चाहिए। तो अब ये था इसके बारे में, सेल के विद्युत भागफल के बारे में या सेल विभव के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हम इस सेल विभव को जो कैसे नापते हैं, सेल का विभव कैसे नापा जाता है, कैसे हम जो मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द EMF या ई सेल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ सेल विभव, नहीं सेल विभव का तो ठीक है, सेल विभव का मेजरमेंट तो आप ऐसे कर लोगे, दोनों सेलों से कर लोगे। हमको अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसका मेजरमेंट कैसे करना है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल विभव का तो सेल से हो जाएगा। आपको दोनों सेल आपको दोनों इलेक्ट्रोडों का जो सम होगा वो आपको गैल्वेनोमीटर पर दिख जाएगा, वो तो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो
किसी सेल में, एक अर्ध सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो, उसको हम कैसे नापते हैं? नाउ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाउ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। कैसे हम, कोई सेल अर्ध सेल था, मैंने उसमें कहा वो इलेक्ट्रोड विभव पैदा हो जा रहा था, चाहे वो आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव था चाहे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव था, लेकिन उसको कैसे मापेंगे? इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक युक्ति है। उस युक्ति का नाम है जिसको हम कहते हैं SHE या NHE। एक युक्ति है इलेक्ट्रोड विभव को नापने की, उसका नाम है SHE या NHE, जिसको हम कहते हैं ऐसे सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हो गया। इसको कहते हैं, एक ही नाम है इनके, ये इसको जानेंगे हम पहले। इसके द्वारा हम जो है किसी अर्ध सेल में जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको माप सकते हैं। अब हम ये देखेंगे ये क्या चीज है। इसकी हम यदि संरचना की बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे क्या चीज है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो NHE या हम SHE को देखना चाहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ये क्या होता है? एक सिंपल इलेक्ट्रोड है। इसके द्वारा हम जो है सभी अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभवों को, मानक इलेक्ट्रोड विभवों को कहें, या मानक कंडीशन में है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएंगे, या इलेक्ट्रोड विभवों का मानक मापन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक ये क्या होती है कि एक ट्यूब होती है और इसके अंदर एक ट्यूब और होती है, और उस ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम की जो है प्लेटिनम की तार होती है, और उस तार का संबंध जो है नीचे मरकरी से होते हुए, मरकरी है यहाँ पे, से होते नीचे जो है एक प्लेटिनम का ही जो है प्लेटिनम की फॉइल होती है, और उसको हम जो है डुबा देते हैं एक 1 mm HCl सोल्यूशन, माने ये HCl का सोल्यूशन है, और उसकी जो कंसंट्रेशन 1 m है, माने मानक कंडीशन में हमने इसको ले रखा है, इसका HCl का मानक विलयन हमने ले रखा है, और इधर से जो है हम यहाँ पे जो है इसमें जो है हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर। अब होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो इसका नाम है SHE या NHE, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बनावट होगी जिसमें हमने आपको इस प्रकार से बताया कि इसमें ये होता है। अब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोड जो है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों की, माने कहने का मतलब ये, इस पर ये आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, माने इस पर दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये कभी कभी जो है इस पर आक्सीकरण भी हो सकता है, कभी कभी इस पर अपचयन भी हो सकता है, माने आक्सीकरण ये दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का मापन भी कर सकता है, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। यदि इस पर जो है ये, या दूसरे शब्द में कहें कि ये एनोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है, या कैथोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है। यदि यह एनोड की तरह व्यवहार करता है,
यदि इसको एनोड, ये एनोड की तरफ व्यवहार करता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, यदि एनोड की तरह व्यवहार करेगा, एनोड पर क्या होगा, माने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन ये गैस है इस कंडीशन में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एनोड, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन आयन दे देगा विलयन में और साथ में जो है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। इस प्रकार से H2G is going to change 2H aqua plus 2E, ये ऑक्सीकरण, यहाँ पे ये एनोड की तरह व्यवहार करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस कंडीशन में हम इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे प्रदर्शित करेंगे PT, मतलब हम इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे PT प्लेटिनम है सर्वप्रथम, और इसको हम H2 के केस में हाफ H2G, और वो किसके कांटेक्ट में है, वो उसकी कंडीशन भी दिखानी पड़ेगी हमको। यहाँ पर 1 ATM में है, 180 एक वायुमंडलीय दाब पर है, और वह संपर्क में है किसके, हाइड्रोजन आयनों के। तो ये हो जाएगा आपका H प्लस और 1M। इस कंडीशन में हम उसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, जब क्या हो रहा है, ये एनोड की तरह व्यवहार कर रहा हो, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड की तरह व्यवहार कर रहा हो तो यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, माने ये इलेक्ट्रॉन को खोएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन भी बनेंगे। और उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, पहले प्लेटिनम है, फिर ये हाइड्रोजन आयनों के संपर्क में हाइड्रोजन गैस है, फिर हाइड्रोजन गैस, वो हाफ H2G लिख दिया मैंने, इसको 2 से भाग दे दिया, इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग दे दिया मैंने, हाफ H2G हो गया। और ये एक वायुमंडलीय दाब है, और ये उसके किसके कांटेक्ट में, हाइड्रोजन आयनों के कांटेक्ट में, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया। तो ये यहाँ पे एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है। और जब यह कैथोड की तरह व्यवहार करता है, तो कैथोड की तरह व्यवहार जब ये करता है तो इस प्रकार की प्रोसेस हो जाती है कि ये उल्टा हो जाएगा, कैथोड की कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब आपका हो जाएगा 2H aqua plus 2E is going to change H2G, उल्टा हो जाएगा, और इसको हम उल्टा ही लिख देंगे, उस कंडीशन में इधर आ जाएगा। कहने का मतलब इसका समीकरण हो जाएगी, उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, जब इसको ये कैथोड की तरह क्या करेगा व्यवहार करके इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका H1M ऑब्लिक क्या हो जाएगा आपका, ये किसके उल्टा हो जाएगा, हाफ H2G, और वो क्या है 1 ATM में है, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लेटिनम, या ऐसा इसको हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट तब ऐसा करेंगे जब इस पर क्या हो रहा होगा, जब इस पर अपचयन हो रहा होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब इसको ऑक्सीकरण में ऐसे लिखा तो अपचयन उल्टा लिख लेंगे, H प्लस को पहले लिखा, फिर हाफ H2G 1 ATM को लिखा, और फिर प्लेटिनम लास्ट में चले गए। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब इसके द्वारा क्या है कि हम कोई भी सेल, अर्ध सेल है, उस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रोड विभव ज्ञान कर सकते हैं, और मानक कंडीशन में है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञान कर सकते हैं। तो मानक कंडीशन में इसको भी मानक, ये तो मानक है ही, और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हमेशा 0 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, 0 मान जाए, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है 0, इसको हम इसको मान लेते हैं। अब सपोज के लिए यदि हम कोई अर्ध इलेक्ट्रोड है, सपोज के मैग्नीशियम है, सपोज के लिए क्या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है, सपोज के लिए ये है, ऐसी कंडीशन है कि मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम रॉड है, मैग्नीशियम रॉड को मैग्नीशियम के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, और इस अर्ध इलेक्ट्रोड का हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड को निकालना है। अब क्योंकि ये दोनों की तरह व्यवहार करता है, मैग्नीशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस पर ऑक्सीकरण होगा, तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। इधर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे, इधर हमारे क्या आ गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाएगा हमारा, इसको हम ये प्लेटिनम फॉइल होगी इसकी, ये प्लेटिनम है यहाँ पे, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन के बीच साम्य हो जाएगा, मतलब ऐसा साम्य हो जाएगा, अभी बताया था H2G एंड 2H प्लस 2E, इस प्रकार का साम्य हो जाएगा, इसमें साम्य की स्थिति है, और इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पर इस कंडीशन में, और साल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग बताएगा हमको, उस वोल्ट मीटर से हमको रीडिंग पता लग जाएगी। तो जैसे ही देखा गया कि मैग्नीशियम के केस में हम देखेंगे यहाँ पर ये वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आती है यहाँ पे ये 2.37 वोल्ट है, 2.37 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा। अब हम इसका वो निकालते हैं, ई सेल इजिकल टू इसके द्वारा ई सेल इजिकल टू ई आर माइनस ई एल, ये निकालना चाह रहे हैं हम। और ई सेल कितना आ गया हमारा, इसका वोल्ट मीटर पर हमने देख लिया, ये आ गया आपका 2.37 हो गया, ठीक है।
वोल्ट बराबर ई आर माने ये आर साइड इधर को है, मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है, 0 होता है, माइनस ई एल, इसका हमको निकालना था, तो ई एल हो गया, ई एल, तो ई एल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एल बराबर या माइनस ई एल बराबर कितना 2.37, या ई एल बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2.37, ये हो जाएगा इसका। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है इसकी वैल्यू इसकी माइनस आ गई, तो ये हम इसको ज्ञान कर लेंगे। और सपोज के लिए हम कॉपर लेते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का अर्ध इलेक्ट्रोड है कॉपर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉपर के केस में क्या होगा, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी अपसिद होने की और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, मतलब कहने का मतलब ये पहले आ जाएगा लेफ्ट हैंड से, नहीं ये इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन देने की है, वो अपचित होगा, तो कहने का मतलब ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा, और जो कॉपर है, कॉपर रॉड, ये जो कॉपर रॉड है, इधर हम कॉपर ले लेंगे, ये कॉपर रॉड को हम डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और यहाँ क्या लगा लेंगे, वोल्ट मीटर लगा लेंगे, ये हो गया। अब हम इसको यदि हम इसको हम साल्ट ब्रिज लगा लेंगे। अब हमको ई सेल निकालना है, तो ई सेल इजिकल टू ई आर माइनस ई एल, ई सेल इस कंडीशन में कॉपर के केस में ये वैल्यू आती है आपकी 0.34, ये रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर पे, बराबर वोल्ट ई आर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन है हमारा, ई आर का हमको नोट करना है, क्योंकि ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, माइनस ई एल का मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इधर को ई एल मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना इधर, तो ये हो गया आपका 0 इसका मतलब हो गया ई आर बराबर अपना हो गया 0.34 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोड इसके द्वारा जो है, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तब भी जो उसके इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं, और यदि किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है तब भी हम उसके इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के केस में हमने क्या किया, उसके ऑक्सीकरण विभव को नापा, और क्योंकि इसका अपचयन हो रहा था तो हमने इसके अपचयन विभव को मापा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रोड विभव का मापन और ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट जो है हो गया इस बारे में। आई थिंक आपकी समझ में आएगा, आप प्रयास करेंगे। थैंक यू।